हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुरिति है और मेरे चैनल ट्यूशन मास्टर पर आप सभी का स्वागत है। मैं अपने इस चैनल पर स्टूडेंट्स के लिए उनकी स्टडी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। मेरा ये यूट्यूब चैनल स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स हैं। मेरे इस चैनल पर स्टूडेंट्स को ट्यूशन जैसे ही बेनिफिट्स मिलते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देर किस बात की, मेरे सभी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कैपेलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। कैपेलर ने जो लॉस दिए थे प्लैनेटरी मोशंस के ऊपर, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं कि कैपेलर लॉ है क्या मतलब है इसका। ठीक है, कैपेलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन इन एस्ट्रोनॉमी एंड क्लासिकल फिजिक्स, लॉज डिस्क्राइबिंग द मोशंस ऑफ द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि एस्ट्रोनॉमी में और क्लासिकल फिजिक्स में वो लॉज जो प्लैनेट्स के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं वो किस लॉ के ऊपर डिपेंड करते हैं या बेस करते हैं, उसको हम इन लॉज के द्वारा समझेंगे। They were derived by the German astronomer Johannes Kepler, whose analysis of the observation of 16th century Danish astronomer Tycho Brahe enabled him to announce his first two laws in the year 1609. अब ये किसने ड्राइव किया? जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे जोन्स कैपेलर नाम से, जिनका हम नाम से ही पता लग रहा है कैपेलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो उन्होंने 16th सेंचुरी में उनके एक दानिश एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने इनेबल किया उनको कि आप अपने फर्स्ट टू लॉज को अनाउंस करो। ठीक है, अनाउंस करें उन्होंने फर्स्ट टू लॉ कब किए? ईयर 1609 में। ओके, और जो थर्ड लॉ एंड द थर्ड लॉ नियरली अ डिकेड लेटर, और जो थर्ड लॉ था वो एक डिकेड लेटर, डिकेड मतलब कि 10 साल बाद कम से कम 1618 में उन्होंने वो थर्ड लॉ डिस्क्राइब किया। कैपेलर हिमसेल्फ नेवर नंबर्ड दीज लॉज और स्पेशली डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर डिस्कवरी। कैपेलर ने खुद से कभी नंबर्स इन लॉज को नंबर नहीं दिया और ना ही कभी अदर डिस्कवरी से अलग किया। ओके, नाउ नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है क्या? कैपेलर फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड किस ऑर्बिट में घूमते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, विद द सन एज वन ऑफ द फोकस। ठीक है, एलिप्स का फोकस मान के चलते हैं सन को और वो उसके आसपास एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। अब इसको एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जैसे एक डायग्राम है, मैंने यहाँ पे बनाई है कि यहाँ पे जो सन है वो इस एलिप्टिकल ऑर्बिट का एक फोकस पॉइंट है। वहां उस फोकस को वो प्लैनेट अपना फोकस रख के उसके आसपास एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। यही है कैपेलर का फर्स्ट लॉ। क्या है कि जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड हमेशा एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में ही मूव करेगा। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ द सेकेंड लॉ, Kepler's second law states that the planet moves in its ellipse so that the line between it and the sun placed at the focus sweep out equal areas in equal time. अब उन्होंने बताया सेकेंड लॉ में प्लैनेट एलिप्स में मूव तो करता है, लेकिन वो इस तरह की लाइन में बिटवीन सन और उसमें मूव करता है कि जितना भी एरिया उसके आसपास आता है उस सबको इक्वल टाइम मिले। ठीक है, जैसे देखिए अब इसमें मूव कर रहा है वो, देखिए डायग्राम के द्वारा कि वो मूव कर रहा है प्लैनेट और इक्वल एरिया मिल रहा है सबको, स्वीप आउट कर रहा है, वो इक्वल एरिया स्वीप आउट कर रहा है इक्वल टाइम में। देखिए, ठीक है, समझ रहे हैं आप डायग्राम से कि जो एलिप्स में वो मूव कर रहा है, लेकिन ऐसी लाइन वहां पे ड्रॉ की जाएंगी सन और उसके बीच में, जबकि जितना फोकस है वो पॉइंट को स्वीप आउट करेगा इक्वल एरियाज को इक्वल टाइम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड लॉ, द स्क्वायर्स ऑफ द साइडल पीरियड। साइडल पीरियड्स क्या होता है? रेवोल्यूशंस। स्क्वायर ऑफ द साइडल पीरियड्स of the planets are directly proportional to the cube of their mean distances from the sun. क्या मतलब है कि जो रेवोल्यूशन का स्क्वायर होता है, जो भी रेवोल्यूशन कोई प्लैनेट ले रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मीन डिस्टेंस सन से, उसका जो मीन डिस्टेंस है उसके क्यूब से। क्या बोला उन्होंने? जो रेवोल्यूशन एक प्लैनेट सन के आसपास ले रहा है वो उस प्लैनेट का जो सन से डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस है, उसके क्यूब के इक्वल होता है। अब इससे देखिए, द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। सेमी मेजर एक्सिस मतलब कि उसका जो मीन डिस्टेंस है सन से उसके क्यूब के इक्वल है।
समझ गए आप? उसके बाद हम कुछ थोड़े से इसके टॉपिक्स हैं जो इससे रिलेटेड हम बात करते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटल पीरियड विद द क्यूब ऑफ अ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट इज द सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिटिंग द सेम प्राइमरी। जो भी रेशियो होगा स्क्वायर ऑर्बिटल के ऑब्जेक्ट का, ठीक है, विद द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ये हमने अभी बात की कि उसी से सेम प्राइमरी के अकॉर्डिंगली वो दोनों चीजें आपस में मूव कर रही हैं, वो कभी भी बदलेंगी नहीं। वो उसका जो सेमी मेजर एक्सिस होगा ऑर्बिट का, वो सब ऑब्जेक्ट्स के लिए जो उस प्राइमरी में मूव कर रहे हैं उसके इक्वल होगा। आगे है, दिस कैप्चर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट्स एंड देयर ऑर्बिटल पीरियड। ये जो है थर्ड लॉ जो है, इसको हम इस तरह से भी बोलते हैं कि ये सन का प्लैनेट से डिस्टेंस और उनके ऑर्बिटल पीरियड्स के बीच का एक रिलेशनशिप है। ठीक, इस तरह भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि ऐसा कौन सा लॉ है जो ये रिलेशनशिप बिल्ड करता है प्लैनेट्स और सन के बीच में। ठीक है, तो ये एक कैपिलर थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है जो रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट्स फ्रॉम द सन एंड देयर ऑर्बिटल पीरियड्स के बारे में हमें बताता है। आगे है, कैपिलर इनिशिएटेड इन 1619 his third law in laborious attempt to determine what he viewed as the music of spheres according to the Price law and expressed in the terms of musical notation. Therefore, it is known as harmonic law. अब कैपिलर ने जो थर्ड लॉ दिया, उन्होंने म्यूजिक ऑफ स्फीयर्स के बारे में, जो उन्होंने खुद व्यू किया उसके बारे में बताया। अब इसी तरह से म्यूजिकल नोटेशन को यूज करते हुए उन्होंने इस लॉ को जो नाम दिया हार्मोनिक लॉ। यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, this relation can be found in the case of circular orbit by setting the centripetal force equal to the gravitational force. न्यूटन लॉ को यूज करते हुए रिलेशनशिप हम बिल्ड कर सकते हैं सेंट्रीपिटल, जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इक्वल हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स के। वो कैसे देखते हैं, ये फॉर्मूला दिया जाता है एम आर ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन में आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारा जो रिलेशनशिप बिटवीन होता है सर्कुलर ऑर्बिट का, जो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको यूज करते हैं। Then expressing the angular velocity in terms of orbital period and their rearranging, we find Kepler's third law. ये है Kepler third law की इक्वेशन, जिसमें angular velocity को एक्सप्लेन किया गया ऑर्बिटल पीरियड और उसके फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, जैसे हमने ओमेगा लिखा था ना, ओमेगा स्क्वायर लिखा था यहाँ पे पिछले फॉर्म में, तो ये उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया ऑर्बिटल पीरियड के ऊपर। इसी को बोलते हैं कैपिलर थर्ड लॉ। A more detailed derivation that can be done with journal elliptical orbits instead of circles, as well as orbiting the center of mass instead of just a large mass. That why this results in replacing the circular radius r with the semi-major axis a and elliptical orbit relation one most mass relative to replacing large mass m with m plus m. अब इसमें उन्होंने कहा इसकी आगे डिटेल डेरिवेशन भी की गई है, जिसमें एलिप्टिकल ऑर्बिट को सर्कल्स के अराउंड जो हम बोलते हैं उसको ऑर्बिटिंग मास को चेंज करके लार्ज मास में कर दिया गया है। सर्कुलर रेडियस आर को सेमी मेजर एक्सिस, हमने सेमी मेजर एक्सिस किस में डिस्कस किया था, थर्ड लॉ में, है ना। हमने डिस्कस किया था कि उसका जो डिस्टेंस होता है वो सन कि जो स्वीप आउट करने वाला जो पढ़ा था लास्ट वाला, कि जो सन और उसका डिस्टेंस होता है उसका क्यूब के इक्वल होता है ना, पढ़ा था हमने वो रिलेशन थर्ड में, हमने उसकी जब डेफिनेशन पढ़ी थी, आप पीछे जाके देख सकते हैं। ये है, अब उसमें क्या क्या चेंज कर दिया गया आप देखिए। सबसे पहले मैंने बोला था कि कैपिटल जी तो चेंज हुआ ही हुआ, ए आर हमने बोला था रेडियस था, अब इसमें सेमी मेजर एक्सिस है। ठीक है, और मासेस लार्ज मास और स्मॉल मास दोनों को ऐड कर दिया गया कैपिटल एम प्लस में स्मॉल एम। However, with the planet masses being so much smaller than the sun, अब planet का जो मास होगा आपको पता है, of course सी बात है, वो sun के मास से बहुत थोड़े हुए है ना, तो इस करेक्शन को हम ऑफन इग्नोर कर देते हैं और फुल कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला आपको ये दिया जाता है। फिर कैपिटल एम जो है वो क्या है, मास ऑफ सन है, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ प्लैनेट है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, टी क्या है, ऑर्बिटल पीरियड है, और हमारे पास ए क्या है, एलिप्टिकल सेमी मेजर एक्सिस, ए यू क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, और एवरेज डिस्टेंस जिसका मतलब होता है एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू द अर्थ। अब इसकी कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि इसका रोल क्या है हमारे पे। नॉलेज ऑफ दीज लॉज, स्पेशली द सेकेंड लॉ, है ना, proved crucial to Sir Isaac Newton in 1684 to 85 when he formulated his famous law of gravitation between Earth and Moon, between Sun and planets, postulated by him
टू हैव अ वैलिडिटी फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स एनीवेयर इन द यूनिवर्स। इन लॉज का बहुत बड़ा रोल प्रूव हुआ सर आइजैक न्यूटन ने, जो अपने फॉर्मूलाज दिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के, सन और मून प्लैनेट्स के बीच में, अर्थ और मून के बीच में, जितने भी उन्होंने लॉज जो है बनाए उनके बीच में इनकी वैलिडिटी काफी आई कि इन वैलिडिटी को क्यों यूज किया गया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये ऑल ऑब्जेक्ट्स को यूज हो सकते, जितने भी ऑब्जेक्ट्स इस यूनिवर्स में हैं। नाउ Newton showed that the motion of bodies subject to central gravitational force need not always follow the elliptical orbit specified by the first law of Kepler but take path defined by other। अब न्यूटन ने जो शो किया मोशन का बॉडीज जो सब्जेक्ट किया गया सेंट्रल ग्रेविटेशनल फोर्स का, उन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है कि हमेशा वो इलिप्टिकल ऑर्बिट फॉलो करे, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ कैपिटल में कहा था, लेकिन उन्होंने कहा हाँ जो पाथ होगा वो डिस्क्राइब किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा। वो ओपन कॉनिक कर्व्स भी हो सकती है, पैराबोलिक हाइपरबोलिक कर्व्स, वो सब उन्होंने बताया। वो डिपेंड करता है कि टोटल एनर्जी क्या है उस बॉडी के, ठीक है, सफिशिएंट एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कॉमेट होता है, वो जब सोलर सिस्टम में एंटर करता है, कैन एंटर द सोलर सिस्टम, लीव अगेन विदाउट रिटर्निंग, ठीक है, वो विदाउट रिटर्निंग जा सकता है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वो एक पूरा एलिप्टिकल ऑर्बिट कंप्लीट करके जाएगा अपना, ठीक है। ये उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था कि जो भी मोशन है वो हमेशा जरूरी नहीं है सारी बॉडीज का कि वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रहेंगे। फर्स्ट लॉ में तो हमने यही पढ़ा था, लेकिन उन्होंने बोला जो कॉमेट्स होते हैं वो जब हमारे सोलर सिस्टम में एंटर करते हैं तो विदाउट वो पूरा किए बिना भी वापस जाते हैं, पूरा चक्कर थोड़ी लगाते हैं हमारे एलिप्टिकल ऑर्बिट में, नहीं लगाते ना प्लैनेट्स के अंदर, वो आते हैं चले जाते हैं, ठीक है। From Kepler's second law, it may be observed further that the angular momentum of any, ये important है कि angular momentum हर planet का about an axis through the sun is perpendicular to the optical plane is also unchanging। अब इन्होंने क्या बोला कि जितने भी एंगुलर मोमेंटम है कोई भी प्लैनेट का अबाउट एन एक्सिस सन के थ्रू, वो परपेंडिकुलर रहेगा, उसके ऑप्टिकल जो प्लेन है वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा, इज ऑल्सो अनचेंजिंग, ठीक है, वो सेम रहेगा। मतलब अब इसकी यूजफुलनेस क्या है? द यूजफुलनेस ऑफ कैपेलर लॉ एक्सटेंड टू द मोशंस ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट एज वेल एज सेटल सिस्टम्स, एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स एंड एज फॉर्मुलेटेड द लॉज डू नॉट ऑफ कोर्स टेक इनटू अकाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द वेरियस प्लैनेट्स ऑन ईच अदर। इनकी यूजफुलनेस हम आजकल के नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को मोशंस को मतलब समझने में कर सकते हैं, करते हैं, और सेटुलर लॉज और जितने भी एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स होते हैं उनके बारे में बात करने में करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस को वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जो आगे हमारे ग्रेविटेशनल लॉ में सारे न्यूटन्स ने एक्सप्लेन किए। वेरियस प्लैनेट्स के बारे में ये बताता है, लेकिन हाँ पूरे एग्जैक्ट टर्म्स में नहीं बताता। The general problem of accuracy prediction the motion of more than the two bodies under the mutual attraction is quite complicated। अब एक बात सोचो कि एक प्लैनेट है, उसके आसपास एक दो तीन चीजें आपस में एक साथ घूम रही हैं, तो ये उनको एक्सप्लेन करने में डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेट हो जाता है। सोल्यूशन आपने खुद देखा कितना बड़ा वो फॉर्मूला है, अगर हम उसे सॉल्व करने में रह जाएंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड वो चीज बन जाएगी। 3 बॉडी सिस्टम के लिए वो एक्सेप्ट है, स्पेशल केसेस में चला जाता है। तो नोट किया जाता है कि ग्रेविटेशनल Kepler law applied not only gravitation but also to the inverse square law forces, and if due to annoyance is measure relativistic and quantum effects to the electromagnetic forces within the atom। अब इसको हम electromagnetic forces within atom के बीच में जो electromagnetic forces होती हैं उसके अंदर भी यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हैं। और हाँ, अपने चैनल ट्यूशन मास्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।